गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मोहम्मद, राहुल, स्नेहा, नरेश, नीतीश, ज्योति, बिट्टू, राज, अंकित, अरुण, पवन, श्याम, टिंकू, वर्षा, शिखा, आशुतोष, प्रिया, पूजा, भावेश, मिंटू, अंकेश, निकेश, निखिल, अश्वनी, सचिन, चिराग, भरत, विजय, बिट्टू, भावना, गुलाम। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो वेलकम इन रीजनिंग स्पेशल 60, है ना। तो भाई आप सभी का स्वागत है रीजनिंग स्पेशल 60 बैच में। ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल 60 बैच है ना। जी हाँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो भाई करियरविल एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस अभी स्टार्ट हुए थे, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या जीएस हो, उनकी जो डेट थी वो 21 फेब से थी, मंडे से, है ना, शुरू हुए थे। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था, शायद आपने अगर सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास देखी हो, ये जो रीजनिंग स्पेशल 60 बैच है इसकी जो क्लासेस है वो आज से शुरू होंगी। जी हाँ, तो आज इस बैच का पहला दिन है। तो बहुत सारे बच्चे हैं इस बैच में, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है इस बैच में, तो शुक्रिया आप सभी का, है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप सभी कहीं ना कहीं से, है ना, करियरविल एप्लीकेशन से जुड़े होंगे। किसी ना किसी ने आप लोगों को करियरविल एप्लीकेशन से जोड़ा होगा, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसने आपको करियरविल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में समझाया होगा, बताया होगा। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे बड़ा फीडबैक वही होता है जब स्टूडेंट कोई एग्जाम देकर आता है और जो उसने पढ़ाई की होती है, तब वो एग्जाम में जब देखता है वही क्वेश्चंस हैं, वही सारे अप्रोचेस हमें यूज करने हैं, तब जाके सेटिस्फेक्शन हमारा होता है। ठीक है, जी हाँ। तो इस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी। रीजनिंग तो छोड़ो, है ना, हाँ जी, रीजनिंग तो छोड़ो, उन्होंने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फेस नहीं किया होगा। तो आप लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपनी लाइफ में पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पहले एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उन्होंने कभी तैयारी नहीं की, उन्होंने बस सेल्फ प्रिपरेशन से ही पेपर दिए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी भी की है और जिन्होंने एग्जाम भी दिया है। ठीक है, तो हर टाइप के स्टूडेंट होंगे इस बैच के अंदर, है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस बैच में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं, आप अगर पहले तैयारी कर चुके हैं, पहले एग्जाम दे चुके हैं और दोबारा से फिर भी अगर आपने बैच ज्वाइन किया है ताकि आप रिवीजन कर लो, चीजें आपको याद रहे, आप पढ़ाई के टच में रहो, तो भी आप डेफिनेटली बहुत कुछ नया जरूर सीखोगे इस बार। और अगर आपने लाइफ में कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस नहीं किया, आपने कभी भी तैयारी नहीं की है, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को है ही। ठीक है, और बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन से एग्जाम दे चुके हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा कि क्यों क्यों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें, है ना, गाइडेंस और टीचर की जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिक्कत यही है, हम कोई भी एग्जाम दें, है ना, हम कोई भी एग्जाम दें, कोई भी सिंगल पेपर दें, हाँ, नॉलेज तो देखो जरूरी है ही, नो डाउट, नॉलेज के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन एक्सेप्ट नॉलेज, हमारी एक चीज और बहुत बेहतर होनी चाहिए, तभी एग्जाम में सिलेक्शन हमारा पक्का है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ये एकेडमिक एग्जाम से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। भाई जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं, जो हम 11th में देते हैं, 12th में देते हैं, ग्रेजुएशन में देते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उनमें सिलेबस प्री डिफाइन होता है ना, और हम वो सिलेबस पहले से याद कर लेते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम देते हैं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि सिलेबस पहले तो एकदम फिक्स नहीं होता किसी भी एग्जाम में, कि बस यही यही टॉपिक है जो हमें तैयार करने हैं। हालांकि काफी सालों से हम एग्जाम्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जिसके
बेसिस पर हम बता सकते हैं कि आपको यही यही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है जी हाँ। दूसरी चीज ये है कि जो भी हम एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो यूपीएससी सी सेट का पेपर हो, चाहे वो पुलिस हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, एक्स वाई जेड कोई भी पेपर क्यों ना हो, हर एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है ये, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। अगर इसकी दिक्कत ना हो ना, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप घर पे बैठ के तैयारी करो, बिना किसी टीचर की मदद के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोचिंग की हेल्प के 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर ये नहीं चाहिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास एग्जाम में टाइम होता है बहुत कम, बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम, और उस कम टाइम के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमारी स्पीड बहुत बेहतर होना जरूरी है। विदाउट स्पीड सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब स्पीड का मतलब आप क्या समझते हो? सर स्पीड का मतलब यही है कि कोई भी क्वेश्चन हम देखें, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कोई भी क्वेश्चन हम देखें, हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए। परफेक्ट अप्रोच क्या है, परफेक्ट ट्रिक क्या है, ताकि हम क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सके। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टफ नहीं होता। टफ होता है उस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करना। बस वही हमें सीखना है यहाँ पर, और वही आप सीखोगे। और आप लोग जानते हैं भाई, रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि वैसे भी हम लोग जो रीजनिंग पढ़ते हैं यहाँ पर, वो ज्यादा से ज्यादा हम रीजनिंग जो सॉल्व करते हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर ही सॉल्व करते हैं। क्योंकि एग्जाम में आप टाइम तभी बचा सकते हो जब क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो, यानी कि आपने क्वेश्चन रीड किया और आंसर दिया, है ना। देखो सबसे कम समय कौन सा एग्जाम लेता है? एग्जाम जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे कम समय लेता है क्वेश्चन सॉल्व होने में? जीएस। भाई जीएस का पेपर सबसे कम समय लेता है। क्यों? क्योंकि जीएस के एग्जाम में कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग लगानी है और आंसर देना है। तो बस वही हमें रीजनिंग को बनाना है। जस्ट लाइक जीएस, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया। ठीक है, तो इस पे हमें काम करना है। तो यहां आपको यही सीखने को मिलेगा। मैं ये गारंटी देता हूं कि हर एक क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, सिर्फ देखते देखते। और सिर्फ ट्रिक की बात नहीं है, आपके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको परफेक्ट अप्रोचेस भी पता चलेंगे, है ना। हाँ जी, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना भाई, अगर आप देखो लाइव सेशन अटेंड करते हो, आपकी जो लाइव क्लासेस चलेंगी रेगुलर, वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। ठीक है, आपकी जो लाइव क्लासेस चलेंगी रेगुलर मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। टाइम होगा 4 PM, 4 PM to 5:15। एक चीज याद रखना, जो बच्चे इस टाइमिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लास, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस टाइमिंग पर बैच अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, वो एक चीज याद रखना, अगर आपने बैच लिया है ना बेटा, तो आपको रेगुलरिटी जरूर बनानी पड़ेगी। अगर आप इस टाइमिंग पर इस क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरे दिन में कोई भी अपना एक टाइम सेट कर लो, 1 घंटे का, कोई भी एक टाइम, चाहे रात को 11 से 12 ही क्यों ना हो, तो आप डेली रेगुलर रात को 11 से 12 क्लास अटेंड करो। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी देख सकते हैं, नो डाउट, कितनी भी बार देख सकते हैं। अच्छा, इस बैच में आप लोगों को एक वीओडी भी मिली है। वीओडी का मतलब समझ रहे हो? जब आप वीओडी पे क्लिक करोगे तो एक पुराना बैच है जिसकी सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को दी गई हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर आप अपनी मर्जी से कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, वरना लाइव सेशन में आपको सिलेबस खत्म करने में लगेगा 4 से 5 महीने, है ना। हाँ जी, 4 से 5 महीने आपको लगेंगे सिलेबस को खत्म करने में लाइव सेशन में। ठीक है जी, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, जी हाँ। आ, और आप नोट सेक्शन में जाएंगे तो नोट सेक्शन में आप लोगों को ना एक तो मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, एक बच्चे के हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरी क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे नोट सेक्शन में। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं,
वो किसी दूसरे के हैंड रिटन नोट्स के चक्कर में ना पड़े, वो रेगुलर बेसिस पर खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं लाइव सेशन के साथ। जी हाँ, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना मौका दूंगा, इतना समय दूंगा कि आप खुद नोट्स बना सकते हो अपने हाथों से, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक रिवीजन करने का मजा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे के हैंड रिटन नोट से आप सिलेबस तो खत्म कर दोगे, लेकिन सिलेबस खत्म होने के 2 महीने बाद जब आप उसके हैंड रिटन नोट से रिवीजन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा हम दोबारा से सारी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करोगे ना तो आपको सारी चीजें बेहतर याद होती चली जाएंगी। अच्छा, जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं बोर्ड पर दिखाता हूँ फोटो की फॉर्म में। आपको उन क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट सेक्शन में टॉपिक वाइज अपलोडेड है, जो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो नोट सेक्शन में पीडीएफ आप लोगों को दी गई है, उन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने की भूल मत करना। गलती से भी उन पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकालना, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर आप प्रिंट आउट ही निकालना चाहते हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है। बच्चे तरसते हैं, सर बुक बता दो, बुक बता दो, बुक बता दो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि ये जो बुक है ना, ये काफी सालों की मेहनत के बाद बनाई गई बुक है। ठीक है, 100% एरर फ्री बुक है, 100%। और इस बुक में आपको सब कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ। कहने का मतलब है, जो रीजनिंग स्पेशल बैच है, जो इस बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो एज इट इज थ्योरी की फॉर्म में इस बुक के अंदर है, प्लस एक्सरसाइज है जिसमें ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, तो जो नोट सेक्शन में पीडीएफ है उनका प्रिंट आउट निकलवाने की गलती मत करना। ठीक है, अगर आप प्रिंट आउट से ही पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर बुक आपके लिए कोई नहीं है रीजनिंग की, ये मेरी गारंटी है। चाहे तो आप अपने भाई बंधुओं से रिव्यू ले सकते हैं जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है, जिसके पास ये बुक है। मार्केट में, पूरे ऑफलाइन मार्केट में पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल है ये बुक। अगर आपको वहां से नहीं मिलती है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल है मेरा। ठीक है, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखना और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी हुई है ना, फ्लिपकार्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, 2022 एडिशन की। जी हाँ, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब दोबारा मुझसे बुक के बारे में मत पूछना कि सर बुक का नाम बता दो, कौन सी बुक ले, कौन सी बुक ना ले। ठीक, चलिए। तो भाई, आप रीजनिंग को काफी एंजॉय करने वाले हो, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। भले ही आपने रीजनिंग की आज तक तैयारी नहीं की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की, बट अब अल्टीमेट मजा आपको आने वाला है। अच्छा, आप लोग सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। टोटल 46 चैप्टर हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही पेपर देना है, तो बेटा आपको पूरे 46 चैप्टर नहीं पढ़ने, फिर तो केवल और केवल आपको 19 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। और कौन से वो 19 चैप्टर हैं वो आप सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लो जाके, है ना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक का एग्जाम देना है तो एक ही ऐसा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, बैंक का पेपर, जिसमें लिमिटेड चैप्टर्स हैं, लिमिटेड सिलेबस है। बाकी दुनिया के जितने भी एग्जाम होंगे, हर एग्जाम में बेटा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा, कोई भी सिंगल चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। 2017 यूपीएसआई का जब एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो जो यूपीएसआई का पेपर होता था ना, वो एसएससी पैटर्न को फॉलो करता था। बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते थे, बहुत इजी पेपर आता था और बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, तो उसी पैटर्न को बच्चे फॉलो करते थे। तो 2017 जब यूपीएसआई का एग्जाम हुआ तो उसने पलट दिया। क्या हुआ कि उस यूपीएसआई 2017 ना बैंकिंग क्लरिकल पैटर्न को फॉलो करने लगा। तो जो बैंकिंग क्लरिकल एग्जाम होते थे पहले, उन एग्जाम्स का जो सिलेबस था वो यूपीएसआई में पूछा जाने लगा। मशीन इनपुट बच्चे कभी तैयार नहीं करते थे, लेकिन 2017 यूपीएसआई से 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट के एग्जाम में आने लगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप, हाँ बीओडी, हाँ तो बेटा वीओडी जो है वो एडवांस लेवल तक है, कंप्लीट सिलेबस की वीओडी है। ऐसा नहीं है कि वीओडी में कुछ टॉपिक कम है, आप वीओडी से भी इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और लाइव सेशन में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो जी।
अच्छा, जिस बच्चे के पास 2021 एडिशन वाली बुक है मेरी, वो बच्चा टेंशन ना ले। मेरे YouTube चैनल पे जाना, मैंने एक वीडियो डाली हुई है। उस वीडियो में मैंने एक आपको गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है। जो 2022 एडिशन की बुक में मैंने क्वेश्चंस और सॉल्यूशन अपडेट किया है, वो फ्री में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन वो पीडीएफ वही बच्चे यूज करें जिन बच्चों के पास 2021 वाला एडिशन है। ठीक है जी हाँ। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 2021 का एडिशन है तो आपको 2022 का एडिशन लेने की जरूरत है ना। आप उस वीडियो में से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जो 2022 एडिशन में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं और सिलेबस सॉल्यूशन ऐड ऑन किया है। ठीक है जी हाँ। चलिए, तो बहुत देर हो गई आपको इधर उधर की बातें बताते हुए, अब फाइनली हम पढ़ना शुरू करें। लाइव सेशन की फीस क्या है? अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, लाइव और वीओडी दोनों ही बैच की सेम फीस है, एक ही फीस है बेटा। चाहे आप, है ना, इसी जब आप बैच को परचेस करोगे तो आपको लाइव प्लस वीओडी दोनों ही एक साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वीओडी की फीस अलग से देनी है, लाइव सेशन की फीस अलग से देनी है, फीस एक ही है। ठीक है दोस्त, और बहुत खुशी हो रही है ढेर सारे बच्चों को देखते हुए। आपको यकीन नहीं है कि कितने सारे बच्चे हैं इस समय लाइव, जो लाइव देख रहे हैं। हालांकि बैच तो बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइव बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 60-70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाद में इस लेक्चर को देखते हैं, वो लाइव नहीं आ पाते। हो सकता है उनकी जॉब होती है या फिर कोई और क्लास हो या कोई और हमारा बिजी शेड्यूल होता है, तो वो बाद में क्लास देखते हैं। तो उन बच्चों को मैं जरूर बता दूं, बाद में बेटा आप जब आप क्लास देखोगे ना, तो आपकी एक टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। ठीक है। फायदे क्या है सर लाइव क्लास के? फायदे क्या है? देखो, लाइव क्लास के तो ढेर सारे फायदे हैं। इवन लाइव क्लास से मतलब नहीं है, आपकी लाइफ में ना रेगुलरिटी होनी चाहिए। जी हाँ, मतलब अगर आपकी लाइफ में रेगुलरिटी है, आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो फायदे ही फायदे हैं, है ना। लाइफ से फर्क नहीं पड़ता। आप इस क्लास को डेली 10 से 11 देखो, बट आप डेली 10 से 11 देखो, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। हम देखो, हम क्या सोचते हैं कि यार सर हम बहुत महीनों से तैयारी कर रहे हैं, एक महीना हमें पढ़ते पढ़ते हो गया, 2 महीने हमें पढ़ते पढ़ते हो गए, बीच में 2-3 दिन नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या घट जाएगा, है ना, बाद में पढ़ लेंगे हम। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो मेरे। आपकी उम्र कितनी साल है भाई? आप कितने साल के हो चुके हो, कितने वर्ष के हो चुके हो? 20, 22, 24, 26, है 18? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप 22 साल के भी हो तो आप पिछले 22 साल से खाना खा रहे हो, डेली खाना खा रहे हो पिछले 22 सालों से। चलो 5 साल की उम्र तक आपने खाना नहीं खाया होगा, तो 15-20 साल से खाना खा रहे हो लगातार। लेकिन आप 2 दिन खाना मत खाओ, है ना, सिर्फ 2 दिन खाना मत खाओ, फिर अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखना, फिर अपने बॉडी का रेस्पॉन्स देखना आप, है ना। जैसे ही आप 2 दिन खाना नहीं खाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये जो बॉडी है ना, इसको भी डेली डाइट चाहिए, डेली डाइट। इसका मतलब ये है कि लाइफ में रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। सक्सेस हासिल करनी है तो रेगुलर, हम ब्रेक नहीं कर सकते, गैप नहीं कर सकते, इरेगुलरिटी नहीं ला सकते। तो सक्सेस अगर पानी है तो लाइफ में रेगुलर होना बहुत जरूरी है। एक चीज याद रखना, सिर्फ पढ़ाई के सेंस में नहीं, हर चीज के सेंस में। ठीक है। और सिर्फ बेटा ये जो 1 साल है ना, ये 1 साल ये सोच कर तैयारी करो कि ये सिर्फ 1 साल नहीं, ये आपका पूरा जीवन है, पूरा जीवन। क्योंकि इस 1 साल अगर आप कुछ कर गए, है ना, कोई अच्छी जॉब अगर आपको मिल गई, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, या आप यूपीएसआई मतलब पुलिस, दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन हो गया, हरियाणा पुलिस में हो गया, रेलवे में हो गया, ठीक है, टीचिंग, डिफेंस, XYZ कुछ भी, तो समझ लो कि आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो सिर्फ ये 1 साल नहीं है, ये आपकी पूरा जीवन है, पूरा जीवन। तो ये सोचकर तैयारी करना, ठीक है। और ये मत सोचना, बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि सर अरे ऑनलाइन में क्या पढ़ाया जाता है, हम तो ऑफलाइन में जाके पढ़ेंगे, ऑनलाइन में तो बस टाइम पास कर लेते हैं, अच्छा पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है। तो उनकी गलतफहमी को मैं दूर कर दूं, यहां पर बेटा आपको वो पढ़ाया जाएगा तो शायद आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा, ना ही आप पढ़ सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है जी हाँ। मतलब अगर मैं कहूं कि
एग्जाम जो आप दोगे उसमें जो भी रीजनिंग का आपका टारगेट है उससे कहीं ज्यादा गुना, मतलब जब आप इस सिलेबस को कंप्लीट करोगे ना, तो आने वाले 5 सालों तक आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका सिलेबस कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए। जी हाँ, हम पिछले 15 साल के एग्जाम्स को देखते हुए और आने वाले 5 सालों में क्या एग्जाम होने वाले हैं, ये सब कुछ लेकर चलेंगे इस बैच के अंदर। ठीक है, पिछले 15 सालों से क्या होता आया है एग्जाम्स में और आने वाले 5 सालों में क्या हो सकता है, वो सब कुछ लेकर हम सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी काम हमें किस पे करना होगा भाई? स्पीड पे करना होगा। इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी, बस ये याद रखना। ठीक है दोस्त। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अल्फाबेट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना? हाँ जी। तो इन क्वेश्चंस को अगर हमें जल्दी सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हमें जल्दी देने हैं, तो हमें एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए? सर अगर इन क्वेश्चंस के आंसर हमें जल्दी देने हैं तो एटलीस्ट हमें अल्फाबेट के प्लेस पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? देखो, अगर मैं आपसे कहूं डब्ल्यू को आर में कन्वर्ट कर दो, तो ये बताओ डब्ल्यू को आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना माइनस करना होगा? तो आप लोग ना उंगलियों पे काउंट करोगे, सर डब्ल्यू को आर में कन्वर्ट करने के लिए इतना माइनस करो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 23 को 18 में कन्वर्ट कर दो, तो ये बताओ 23 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए कितना माइनस करोगे? सर -5 करेंगे। तो कहने का मतलब है जो लॉजिक हमें डायरेक्ट दिखाई दिया वो यहां नहीं यहां दिखाई दिया, यहां दिखाई देगा, लेकिन कुछ सेकंड्स हमारे वेस्ट हो जाएंगे और वही सेकंड्स हमें बचाने हैं। जब हम मैथ्स का पेपर देते हैं ना, तो मैथ्स के पेपर में ना बहुत बेसिक कैलकुलेशंस का यूज होता है ना? बहुत बेसिक कैलकुलेशंस का यूज होता है, स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स। अगर आपके स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स वीक है ना, तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाने में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें है ना, जो बेसिक सी चीजें हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत टाइम सेव करती हैं। तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा उन बच्चों से जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, मैं उनकी कद्र करता हूं कि वो अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको दोबारा से पहाड़े याद करने होंगे, है ना? स्क्वायर्स, क्यूब्स, वर्ग और घन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एबीसीडी आपको दोबारा से पढ़नी होगी। ठीक है, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीड, भाई अगर आपको अपनी स्पीड बेहतर करनी है तो ये जो बच्चों वाली चीजें हैं आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी, इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी, है ना? ना चाहते हुए भी आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बेहतर होगी। तो सर अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो, एक वर्ड है जिसकी बारे में दुनिया जानती है, आप सभी को पता होगा इस वर्ड के बारे में, इजोटी। ये अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत अच्छे से करा देता है। सर कैसे करा देता है, जरा समझाने की कोशिश करो। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला होती है हमारी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, A to Z। अगर मैं ए के प्लेस की बात करूं तो ए आता है पहले स्थान पर, बी आता है दूसरे पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, ई पांचवें पर, एक्स 24वें स्थान पर, वाई 25 और जेड 26वें स्थान पर। ठीक है दोस्त। अच्छा, ये जो प्लेसिंग हमने की है बेटा, अभी हमने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी तो सिर्फ मैं आपको बेसिक अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं। रीजनिंग को शुरू करने से पहले एटलीस्ट अल्फाबेट के प्लेस सभी बच्चों को पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम रीजनिंग में एक कदम आगे रखेंगे। ठीक है जी हाँ। तो यहां पर हम देख रहे हैं अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करने के लिए एक वर्ड हमने देखा है, इजोटी। इस इजोटी वर्ड की खास बात क्या होती है? ये जो ई है ना बेटा, ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पर आता है। देखो, ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पर आता है और इजोटी में EJOTY हर लेटर के प्लेस में ना 5-5 का डिफरेंस है। हर लेटर के प्लेस में 5-5 का डिफरेंस है। ई का प्लेस 5 होगा, जे का प्लेस 10 होगा, O 15, T 20, Y 25। ठीक है, वाई जो होगा ना वो अंग्रेजी वर्णमाला में 25वें स्थान पर आएगा,
जे 10वें स्थान पर, ओ 15वें, टी 20वें और वाई 25वें स्थान पर। एक काम करो आप सभी स्टूडेंट्स, इजोटी वर्ड को अपनी अपनी नोट कॉपी पे नोट डाउन करो फटाफट से। सिर्फ आपको इजोटी वर्ड को लिखना है और कुछ नहीं करना, और उसके नीचे लिखो E5 J10 O15 T20 Y25। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ओनली 5 लेटर्स पूरे 26 लेटर के प्लेस को कैसे बताएंगे? भाई टोटल तो 26 अक्षर होते हैं, आप बता रहे हो सिर्फ 5 लेटर के बारे में। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखने वाला हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, उन लेटर्स को यहां पर देखना है कि वो लेटर यहां पे कहां है। जैसे मैंने लिखा पी, अब आप ये सोचो पी इन पांचों में से कोई है ना? अगर ये पी अगर इन पांचों में से नहीं है तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जो पी लेटर है इन 5 में से किस लेटर के सबसे नजदीक है। पी इन पांचों में से किसके सबसे नजदीक है? सर ओपी। ओपी सर ये तो ओ के सबसे नजदीक है। तो अगर ओ का प्लेस 15 है तो पी का प्लेस कितना होगा? ओपी 15 16, तो पी का प्लेस 16 होगा। अब मैं कुछ लेटर्स यहां पे लिख रहा हूं जिनका प्लेस आपको फटाफट फटाफट बताना है। आपको नोट डाउन कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ आपको बोलना है घर पे ही, है ना? जोर जोर से बोलना है, चाहे आप एक बार को कमेंट्स ना करो लेकिन बोलना जरूर है ना? ठीक है। हमारे हाँ मैंने बेटा एप्लीकेशन में बहुत खतरनाक डिवाइस लगाई हुई है, जब आप बोलोगे ना तो आपकी आवाजें मुझे सुनाई देंगी, टेंशन ना लो। इवन ये तो छोड़ो, आवाज तो छोड़ो, आप लोग मुझे दिख भी रहे हो पढ़ते हुए। ठीक है। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे लेटर्स लिख रहा हूं, FKUX INSXQMRVH। जल्दी से बताओ फटाफट से इन लेटर्स के प्लेस इजोटी को रेफरेंस मान के सोचो। आपको बस ये सोचना है ये लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक है, तो इसका प्लेस क्या होने वाला है। सर हमने सोचा POP, O15 P16, F सोचो F किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर EF, E5 तो F का प्लेस हो गया 6, K JK J10 तो K का प्लेस हो गया 11, TU T20 तो U हो गया 21, XY Y25 तो X हो गया 24, IJ J10 J से पहले I, NO O से पहले N 15 से पहले 14, ST T20 T से पहले S 20 से पहले 19, XY Y से पहले X 25 से पहले 24, Q OPQ 15 16 17, MNO O15 तो M13, RST T20 तो R18, TUV 20 21 22, HIJ J10 तो H8। ठीक है। हाँ जी। अब आप लोगों को पता है क्या करना है? आप लोगों को घर पे एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बस छोटा सा होमवर्क है, 10 मिनट के लिए है करना है ये काम। 5 मिनट तो बेटा आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, रैंडम अल्फाबेट के प्लेस लिखोगे इजोटी को रेफरेंस बनाकर 5 मिनट के लिए। ठीक है। इसके बाद अगले 5 मिनट आपको क्या करना है, एक इंग्लिश का ना पैराग्राफ लेना है, एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना है, कोई भी पैराग्राफ हो इंग्लिश का। जैसे वो पैराग्राफ लिखा हुआ है माई नेम इज पीयूष। अब उस पैराग्राफ में आपको करना क्या है, हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखना है। जैसे MNO O15 M13, Y इजोटी में Y 25वें स्थान पर हो गया, NO। तो इस तरीके से आपको हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखना है। तो जब आप बेटा पहली लाइन की नंबरिंग करोगे ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होने देना। दूसरी लाइन की नंबरिंग करोगे तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, तीसरी में थोड़ा कम लगेगा, और मैं ये गारंटी लेता हूं चौथी पांचवी लाइन पर जब आप पहुंचोगे ना तो आप इजोटी को भूल जाओगे। इजोटी इज नॉट अ फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हमें याद रखना है। ये सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारे साथ है, और उस 5 मिनट के बाद, इस 5 मिनट के बाद जब हम ये 5 मिनट पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, उसके बाद हम इजोटी की तरफ नजर उठा के देखेंगे भी नहीं। इजोटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये पैराग्राफ राइटिंग हमें जरूर करनी है, 100% करनी है। और मैं जो चैप्टर आज शुरू करूंगा ना,
अल्फाबेटिकल सीरीज, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, है ना, कम से कम 5 या 6 क्लासेस होंगी उस टॉपिक की, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी पूरी लाइफ में अल्फाबेट के प्लेस को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, हाँ जी, डेफिनेटली। तो इजोटी इज नॉट अ फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये आज के लिए है। हालांकि कुछ देखो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके प्लेस लेटर्स के अंदर ही है, अगर उन लेटर्स को ध्यान से देखें तो। जैसे आई, बताओ बेटा आई हमें किसकी शेप दे रहा है? आई हमें किसकी शेप दे रहा है? जी, जी के अंदर क्या हिडन है? जी के अंदर क्या हिडन है? एच, बेटा एच हमें किसकी शेप दे रहा है? देखना एच हमें किसकी शेप दे रहा है ना? तो एम, एम का मतलब 3, 3 हो गया। अब बेटा 3, ये 3 ही तो है। 3 से देखो, एक तो 3 है और एक 13 है और एक 23 है। सोचो एम किस स्थान पे होगा? 3 तो है नहीं, एम 23 हो नहीं सकता सबसे पीछे, तो एम हो गया 13। ये भी तो 3 है, डब्ल्यू, भाई डब्ल्यू भी 3 है, तो डब्ल्यू इन 3 में से कौन सा होगा? सर डब्ल्यू इन 3 में से 23 होगा। तो कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जिनको अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्हीं के अंदर उनके प्लेस हिडन है। आई 9, जी 7, एच 8, एम 13, डब्ल्यू 23। ठीक है जी हाँ। बाकी आप अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं, सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं ये। और इस चैप्टर को शुरू करने का सबसे मेन जो रीजन है वो यही है कि आप सभी बच्चे अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि ये रीजनिंग का बेस है। अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर, है ना, अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। तो बेस स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीजें करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी स्पीड बहुत बेहतर हो। इसीलिए सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है दोस्त, हाँ जी। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे अल्फाबेट के प्लेस में कि आपने खुद कभी कल्पना नहीं की होगी कि सर इतना स्ट्रांग हम हो कैसे सकते हैं, आखिरकार इतना स्ट्रांग हम कैसे हो सकते हैं अल्फाबेटिकल प्लेस को लेकर। ठीक है, तो अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की बात करें तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इस क्वेश्चन को रीड करना है, आपको सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ना है बस। ये जो पहला एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको इस एग्जाम्पल को रीड करना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होता है? विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? अच्छा ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस सीरीज में है? अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना। मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है ABCD to XYZ। दिस इज, है ना, हाँ जी, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला ये है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। लेकिन बहुत सारी और भी डिफरेंट सीरीज है, बहुत सारी और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ एक इसी सीरीज की हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम और भी सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस जब हम क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट देते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। हम ये वाली सीरीज भी पढ़ते हैं जिसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देते हैं। When English alphabetical series is written in the reverse order, हम एक ऐसी भी सीरीज पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन लेटर्स का यूज किया जाता है, ओनली इवन लेटर्स, दीज आर इवन लेटर्स। ठीक है, हम एक ऐसी भी सीरीज पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड लेटर्स का यूज किया जाता है, दीज आर ऑड लेटर, ACE, है ना, G। हम एक ऐसी सीरीज भी पढ़ते हैं जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखते हैं, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स लिख देते हैं। फर्स्ट हाफ मींस A to M, सेकेंड हाफ मींस N to Z। हम एक ऐसी सीरीज भी पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते हैं, और हम एक ऐसी सीरीज भी पढ़ते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही रिवर्स करेंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही रिवर्स करेंगे। और एक हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल हम पढ़ने वाले हैं 8 सीरीज, और जब हम ये 8 सीरीज पढ़ लेंगे तो दुनिया की हर सीरीज का क्वेश्चन हम विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जब हम ये 8 सीरीज पढ़ लेंगे ना तो फिर दुनिया का हर क्वेश्चन, दुनिया की हर सीरीज का क्वेश्चन
हम विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं दुनिया का हर क्वेश्चन, सिर्फ इन 8 सीरीज को पढ़ने के बाद, ठीक है दोस्त। सर यू आर ऑसम, आई हैव वॉच्ड योर यूट्यूब वीडियो एंड कम हियर, योर वे ऑफ टीचिंग इज ऑसम। भाई अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है। 7th क्या है ये बेटा देखो, सारी सीरीज के बारे में पता चलेगा जब हम एक एक करके सारी सीरीज पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, ये वाला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी सीरीज से रिलेटेड है, पहली सीरीज से रिलेटेड। अब जरा इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करो। अंग्रेजी वर्णमाला में, भैया अंग्रेजी वर्णमाला ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में बायां और दायां क्या होता है ना? बायां और दायां क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है? यू नो व्हाट इज लेफ्ट और राइट, व्हाट इज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बायां छोर और दायां छोर। सर बायां दायां लेफ्ट राइट ना हमारे अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां। देखो ये हमारा दायां है, ये हमारा राइट एंड है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये राइट एंड होता है दायां छोर, ये होता है दायां छोर। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा बायां है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का होता है लेफ्ट हैंड यानी कि बायां छोर। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ना कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ बेटा, एक्सप्लेन थ्योरी बिफोर डूइंग क्वेश्चंस, हैव सम पेशेंस, डू नॉट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करो, थोड़ा सब्र रखो, हम थ्योरी ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराने स्टार्ट नहीं किए, जस्ट वेट, हैव सम पेशेंस, ठीक है। आपको खुद ही अभी सब थ्योरी एक्सप्लेन हो जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सब्र रखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जी हाँ, तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये होता है राइट हैंड, ये होता है लेफ्ट हैंड, ये होता है दायां छोर, ये होता है बायां छोर, ठीक है। पहले बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो, ठीक है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो, बाकी पहले थ्योरी ही एक्सप्लेन करूंगा मैं, हैव सम पेशेंस, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ये है भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला, कौन सा अक्षर, अच्छा हमें कोई अक्षर के बारे में बताना है, हमें किसी अक्षर के बारे में बताना है, किस अक्षर के बारे में बताना है, जो बाएं से चौथे के, अच्छा भाई साहब बाएं से चौथा, तो बायां तो ये छोर है, बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा, बाएं से चौथा यानी कि बाएं से चौथा यानी कि डी, बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। अच्छा बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसका दायां किधर है, इसका दायां हमारा दायां, तो बाएं से चौथे के दाएं, इधर ये दाएं है, दाएं छठा, तो डी के दाएं छठा होगा जे, 10वां अक्षर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जे आ गया। अब इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी, विच लेटर विल बी 6 to the right of, 6 to the right of 4th from the left hand। अच्छा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 6 to the right of what, 6 to the right of what, 4th from the left hand, 6 to the right of what, 4th from the left hand। तो पहले हमें 4th from the left hand काउंट करना पड़ेगा, देन आफ्टर इसके 6 to the right, है ना, 6 to the right of what, 4th from the left hand। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चाहे हम क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ें, चाहे हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ें, दोनों ही लैंग्वेज में आंसर सेम आना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है, ये लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे इस अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट को अगर हम एग्जाम में यूज करने लग गए, तो देखो नाना करते हुए भी आप कम से कम 15 सेकंड तो लोगे ही। अगर हम ये वाला कंसेप्ट यूज करने लग जाएं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, सीरीज लिखकर अगर हम आंसर देने लग जाएं, तो नाना करते हुए भी 15 सेकंड तो हमारे लग ही जाएंगे। और आपको पता है ये क्वेश्चन कितने सेकंड का है, ये क्वेश्चन है 3 से 4 सेकंड का, ओनली 3 to 4 सेकंड, क्योंकि हमें विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है। चलिए तो अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ जी, आपको बड़ी चिंता हो रही थी सर पहले थ्योरी लिखाओ, चलिए तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो एक कंसेप्ट है, जो ये लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज का ये कंसेप्ट है। बट अब मैं आप लोगों को बताता हूं
कि बेसिकली एग्जाम में इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, एग्जाम में जब इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, जब हमें काउंटिंग करनी होगी, है ना, तो जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो क्या ये जरूरी है कि हर बार सबसे पहले राइट आएगा और उसके बाद लेफ्ट आएगा? ये बताओ। जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्या ये जरूरी है कि सबसे पहले राइट लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, फिर लेफ्ट लिखा हुआ मिलेगा? हाँ, ये बताओ, सबसे पहले राइट और लेफ्ट आएगा, ये जरूरी है कि सबसे पहले राइट लिखा हुआ मिलेगा फिर लेफ्ट? क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? अब बेटा जो मैंने आपको 2 मिनट समझाया है ना, अब आप खुद ही बता दोगे। ये बताओ कितने टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं? क्या हमेशा राइट और लेफ्ट देखने को मिलेगा? नहीं सर। क्या और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर हो सकता है लेफ्ट राइट आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर हो सकता है दोनों राइट ही आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? सर हो सकता है दोनों लेफ्ट ही आ जाए। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हो सकता है दोनों लेफ्ट हो सकता है दोनों राइट लो, राइट लेफ्ट राइट हो। अगर हम हिंदी की बात करें तो जरूरी नहीं है ना कि पहले हमेशा बायां देखने को मिलेगा फिर दायां। ये जरूरी थोड़ी है कि पहले बायां आएगा और फिर दायां आएगा, है ना, ये जरूरी नहीं है। सर हो सकता है पहले दायां आ जाए और फिर बायां आ जाए, या सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन बाएं से आ जाए, दोनों ही पोजीशन बाएं से आ जाए, या फिर हो सकता है सर दोनों ही पोजीशन दाएं से आ जाए। तो ये 4 अब आप लोग इस चीज को नोट डाउन करो। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं से आ जाए। अब आप लोगों को ना एक छोटा सा काम करना है, बहुत ही बेसिक सा काम करना है, बहुत ही छोटा सा काम करना है। बताए क्या? अगर आप लोगों की दोनों पोजीशन एग्जाम में डिफरेंट आ रही है, अगर आप लोगों की दोनों ही पोजीशन डिफरेंट आ रही है ना, दोनों ही पोजीशन अगर आपकी डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट, तो आप कुछ मत करो, ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। अगर आपकी दोनों ही पोजीशन डिफरेंट आ रही है तो इन्हीं नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दोगे। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो आप नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे। बट अगर दोनों पोजीशन आपकी सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, तो आप नंबर्स को माइनस कर दोगे। अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, अगर दोनों पोजीशन सेम है ना। सर आपकी बुक तो हमारे पास है, बट प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? अरे उससे बेहतर कोई बुक ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए, दुनिया भर के क्वेश्चन है उस बुक में। हाँ, अगर दोनों पोजीशंस डिफरेंट है तो प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस। हाँ जी, दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। फिर से रिपीट करो, सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ठीक है दोस्त? हाँ जी, जैसे यहां पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, तो हमारा आंसर आ गया 10वां अक्षर, हमारा आंसर आ गया 10वां अक्षर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10वां अक्षर है वो कहां से है। देखो, अगर ए से 10वां है तो आंसर कुछ और होगा, और जेड से 10वां है तो आंसर कुछ और होगा। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि जो 10वां अक्षर निकला है वो लेफ्ट हैंड से काउंट करना है या फिर वो राइट हैंड से काउंट करना है? ये भी तो जानना जरूरी है कि वो बाएं छोर से 10वां है या दाएं छोर से 10वां है। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि वो 10वां अक्षर बाएं छोर से है या दाएं छोर से है? तो ध्यान से समझना, अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते हैं, इंग्लिश में, तो जो पोजीशन हमारी लास्ट में है ना, आंसर भी उसी एंड से होगा। देखो, अगर लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट एंड से बनेगा, और अगर राइट बाद में है तो आंसर राइट एंड से बनेगा। अगर राइट बाद में है तो आंसर राइट एंड से बनेगा, और अगर लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट एंड से बनेगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में आपने क्या देखा? हिंदी में आपने क्या देखा कि जो इंग्लिश में पोजीशन लास्ट में थी, हिंदी में वही पोजीशन पहले आ गई, हिंदी में वही पोजीशन पहले आ गई। तो इंग्लिश में जो आंसर लास्ट वाली पोजीशन से बना है, हिंदी में वही आंसर पहले वाली पोजीशन से बनेगा। हिंदी में आंसर पहले वाली पोजीशन से बनेगा। हिंदी में जो पहले आएगा आंसर वहां से होगा। बायां पहले तो बाएं से होगा और दायां पहले तो दाएं से होगा।
इस कंसेप्ट का यूज करके क्या हासिल मिलेगा, क्या हासिल होगा हमें कि हम अपने क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए, तो कंसेप्ट आप लोग मेरे साथ दोबारा से रिपीट करोगे। दोबारा से रिपीट करो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, अरे जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। बोला है ना, आपकी हमारी एप्लीकेशन में डिवाइस है जो आपकी आवाज हम तक पहुंचाती है। सिर्फ आवाज नहीं, आप लोग दिख भी रहे हैं हमारी बड़ी स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ जी। तो पोजीशन पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर होगा पहले वाली पोजीशन से। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर होगा पहले वाली पोजीशन से। ठीक है, अब आप बेटा चुटकियों में अपने आंसर्स देंगे। चलिए, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10। हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से। बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर इजोटी को याद करो। बेटा आज तो आपको इजोटी को याद रखना पड़ेगा, कल इजोटी को भूल जाना। जब आप घर पे पैराग्राफ राइटिंग कर लोगे ना, जब आप घर पर पैराग्राफ राइटिंग कर लोगे तो उसके बाद इजोटी को भूल जाना। तो बेटा बाएं से 10वां अक्षर तो जे होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करते तो दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट एंड, लेफ्ट से 10th, 10th इज जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सुपुर्द है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से, बाएं से। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 + 10 15, 15th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट एंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। लेफ्ट से 15, इजोटी को याद करो, इजोटी में ओ 15, तो ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर। हिंदी वाले बच्चे इस कंसेप्ट को नोट करें, इंग्लिश वाले बच्चे इस कंसेप्ट को नोट करें। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं अब आपको चीजें, हाँ हाँ भैया, एयरफोर्स भी कंप्लीट होगा, टीचिंग भी कंप्लीट होगा, पुलिस भी कंप्लीट होगा, बैंक भी कंप्लीट होगा, रेलवे भी कंप्लीट होगा, एसएससी भी कंप्लीट होगा, यूपीएससी सीसेट भी कंप्लीट होगा। दुनिया का हर एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को देखते ही आंसर देने की कोशिश करो। हिंदी वाले हिंदी में ही क्वेश्चन को पढ़ें सिर्फ, इंग्लिश वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, बस इतना याद रखना, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर दें, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर दें। ठीक है जी हाँ, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नोट सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, नोट सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको सिर्फ ये नोट करना था बस। अब आप लोग इतना करो, क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाओ। जैसे पहला क्वेश्चन आंसर लिख लो जे, चाहो तो सोल्यूशन भी लिख लो प्लस माइनस करके, बस शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन लिखते जाओ अगर करना है तो। ठीक है, चलिए, तो दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, अगर जब हम सेम आने पर क्या करेंगे, माइनस, तो जब हम माइनस करते हैं ना तो हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करेंगे। 15 - 5 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे माइनस पीछे से करेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर पीछे से देना है। इस चीज का याद रखना, जब हम माइनस करते हैं तो हिंदी वाले आगे से, इंग्लिश वाले पीछे से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 15 - 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट एंड, और लेफ्ट से 10th क्या होगा, लेफ्ट से 10th होगा जे। जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 17 - 7 10, 10वां अक्षर कहां से, बाएं से, और बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, जे। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 17 - 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट एंड, लेफ्ट से 10th इज जे। जे इज द राइट आंसर। कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बताओ। हाँ जी, आकांक्षा, आकांक्षा, सोनू, नरेश, दीपक, अभिषेक, आशीष, राजेश, सुशील, अंकित, प्रिया, पूजा, देवेंद्र, दीप्ति, शिखा, वर्षा, ऋतिक, शिवजीत, सहनाज, मनोज कुमार, विवेक, निधि, पारोल, अंकित, निखिल, ऋतिक, मनोज। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब। आदर्श, अश्वनी, गुड्डू, हाँ जी, साधना, बहुत बढ़िया, भरत, वेल डन, गुड जॉब।
देखो दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे प्लस, 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, 11वां अक्षर कहां से होगा, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे, दाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, फ्रॉम राइट हैंड। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर ये 11th लेटर होता फ्रॉम लेफ्ट हैंड तो हमारा आंसर होता के, भाई जे होता है 10, 10 के बाद 11, जे के बाद के, बट इस समय हम के आंसर नहीं दे सकते। कुछ बच्चे हैं सर टोटल 26 अक्षर हैं, 26 में से भाई जो अक्षर आगे, जो अक्षर पीछे से 11वां है, जो अक्षर पीछे से 11वां है राइट हैंड यानी कि दाएं छोर से जो 11वां अक्षर है वो अक्षर आगे से भी तो किसी ना किसी पोजीशन पर होगा और उसकी दूरी ए से पता लगा लो ताकि इजोटी के बेसिस पर हम आंसर दे सके। तो मेरे दोस्त मेरे भाई जो पीछे से 11वां अक्षर है वो आगे से कितना दूर है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 16 में से 11 घटा दो 15 आ गया, ओ इज द राइट आंसर। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। भाई 26 अक्षर हैं तो पोजीशन इंटरचेंज के लिए हम 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 11 16। तो बेसिकली जो पीछे से 11वां अक्षर है वो आगे से 16वां अक्षर है और 16वां अक्षर इजोटी में याद करो ओ 15, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी, तो पी इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं वाई इज इट सो कि आपने सर 27 में से माइनस किया 26 में से नहीं किया। इस चीज को हम प्रूफ कर देते हैं, इस चीज को हम प्रूफ कर देते हैं कि एक ज्यादा में से पोजीशंस को क्यों घटाया जाता है। देखो यहां पर टोटल 9 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स में ये जो डी है ये बताओ ये पीछे से कितने स्थान पर है, काउंट करो आप फ्रॉम राइट हैंड, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, काउंट करो राइट हैंड से क्या पोजीशन है इसकी। सर 1 2 3 4 5 6, सर ये पीछे से छठा लेटर है। अगर यही लेटर मुझे आगे से काउंट करना हो, अगर यही लेटर मुझे आगे से काउंट करना हो तो बेटा मैं इस 6 को ना 9 में से कभी नहीं घटाऊंगा, मैं इसको हमेशा एक ज्यादा में से घटाऊंगा। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो हम इस 6 को 9 में से नहीं घटाएंगे, एक ज्यादा में से घटाएंगे यानी कि 10 में से। तो 10 माइनस 6 4, देखो जो डी है वो आगे से पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर है। तो ये चीज आप याद रखना कि जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, ठीक है, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। जी हाँ, और ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है ना, ये चैप्टर मेनली इसीलिए है ताकि हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। हालांकि इस चैप्टर में थ्योरी के नोट्स बनाने जैसा इतना कुछ नहीं है जितना आपको अल्फाबेट की प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज नोट डाउन करनी थी, ये बहुत जरूरी थी, ठीक है। हाँ जी, बाकी तो फिर आपके डायरेक्ट सॉल्यूशन है जो आप विदाउट पेन एंड पेपर दे ही रहे हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो देखो पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस किया, 5 और 6 11, लेकिन 11वां अक्षर होगा दाएं से, है ना। पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस किया, 5 और 6 11, 11वां अक्षर होगा दाएं से। अब दाएं से 11वां अक्षर होगा, वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर की पोजीशन पीछे से पता चली है तो हम उसको आगे से कन्वर्ट कर लेंगे। 27 माइनस 11 16, 16वां अक्षर इज पी। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15 में के दाएं 5वां होगा। यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है ना। यहां पर देखो, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है बहुत जल्दी से तो आप वीओडी सेक्शन में जाओ और आप अपनी मर्जी से रीजनिंग का कोई भी टॉपिक पढ़ लो। मैंने सारे टॉपिक बेटा वीओडी सेक्शन में पढ़ाए हुए हैं। लाइव सेशन में आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे, बाकी वीओडी सेक्शन में आप अपनी मर्जी से पढ़ लो। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो। देखो दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे, डिफरेंट आने पर सॉरी दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। तो 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 10, और ये 10वां अक्षर कहां से होगा, ये 10वां अक्षर होगा दाएं से। दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस,
15 minus 5, 15 minus 5, 10. 10th from which end? Right end. 10th from which end? Right end. And you have to count 10 from right. 10 from right hand. अब पीछे से 10वां अक्षर काउंट करना है, तो जब पीछे से 10वां अक्षर काउंट करना है तो आप ये कैसे पता चलेगा? भैया पढ़ लो, लाखों बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपके कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिल जाए। आप उस लकी डे का इंतजार करो जब आपका भी नाम हम लेंगे इस प्लेटफॉर्म से। आप बस आंसर देने पे फोकस करो, ठीक है? आपको अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर काउंट करना है, पीछे से 10वां अक्षर। अब पीछे से 10वां अक्षर कौन सा है, हम ये कैसे पता लगाएं? तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर हैं, तो 27 में से माइनस करो। 27 माइनस 10 17, तो ये आगे से 17वां अक्षर है। और 17वां अक्षर क्या होता है भाई? 15 होता है पी। 15 16 17 ओ पी क्यू। 15 होता है, सॉरी ओ, पी नहीं ओ। तो 15 16 17 ओ पी क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए फटाफट से। तो आपने अभी तक क्या सीखा, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने, अच्छा चलो क्वेश्चन ही सॉल्व करो, तुम करो क्वेश्चन सॉल्व करो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20 में के दाएं 5वां होगा? दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 20 माइनस 5 15। 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 15 माइनस 5 15। 20 माइनस 5 15। 15 फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अच्छा, पीछे से 15वां, आगे से कितना दूर है? 27 माइनस 15 12। 12वां अक्षर है, 10वां होता है जे, तो 10 11 12 जे के एल, तो एल इज द राइट आंसर। एल इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, मैं सामने आ जाता हूं। अब आप पहले मेरे कंसेप्ट का रिप्लाई दो। पोजीशन सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अरे बोलो भाई, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से। इन केस ऑफ हिंदी आंसर होगा पहले वाली पोजीशन से। हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे माइनस पीछे से करते हैं। गलती से अगर हमें राइट हैंड से लेटर निकालना पड़ जाए तो हम उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 27 में से घटाकर, तब हम आंसर दे सकते हैं, जैसा कि अभी तक हमने किया। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से सोचो, समझो और करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पोजीशन तो सेम है ना? पोजीशन तो सेम है, सेम आने पर माइनस होगा, लेकिन हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करेंगे। हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करेंगे। तो 7 माइनस 17 क्या होगा? 7 माइनस 17 होगा माइनस के 10। 7 माइनस 17 माइनस के 10, और माइनस के 10 होगा बाएं से। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से 7 माइनस 17 माइनस के 7, माइनस 7 माइनस 17 माइनस का 10, माइनस का 10 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो हमें लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th लेटर काउंट करना है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता ही नहीं है। बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10th लेटर होता है? होता ही नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है सर, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अब क्या करें? अगर ये गलत क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया तो हम क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले। ये एक एक्सेप्शनल केस है, और इस एक्सेप्शनल केस को हमें एग्जाम में, बेटा ये क्वेश्चंस आपको नोट नहीं करने, नोट सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? हाँ जी, तो नोट्स आप जो भी बनाना है आपको लाइव सेशन में बनाना है मेरे साथ साथ, ठीक है जी। हालांकि इस चैप्टर में नोट्स बनाने के लिए बहुत कम है, ठीक। बाकी चैप्टर्स में तो पर्टिकुलर हमें सारी चीजें बैक टू बैक लिखेंगे भी, लेकिन इसमें बहुत कम चीजें हैं नोट्स बनाने के लिए, समझने वाली ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 माइनस 17 माइनस का 10, तो माइनस का 10th लेटर होता ही नहीं है। अब हम क्या करें सर? अगर ऐसी कोई बात है तो पता है क्या है सिचुएशन। देखो, वैसे जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो 1 से लेकर 26 तक होती है, लेकिन गलती से अगर माइनस का काउंटिंग चल रहा है, गलती से अगर हमें माइनस काउंट करना है, तो पता है हम क्या एज्यूम कर लेते हैं?
अगर माइनस काउंटिंग करनी है ना, तो पता है क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके पीछे भी एक सीरीज है, z y x w डॉट डॉट डॉट। अगर गलती से हमें माइनस काउंट करना हो तो इट मींस इसके पीछे भी एक सीरीज है जो हम एज्यूम कर लेते हैं ये जीरो है। भाई 1 से पीछे जीरो होता है, जीरो से पीछे -1, -1 से पीछे -2, फिर -3। तो इस तरीके से हम अजम्पशन ले लेंगे अगर माइनस की काउंटिंग करनी है तो। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अब हमें काउंट करना है लेफ्ट से माइनस का 10th। तो भैया ये माइनस का 10th है, लेकिन माइनस का 10th तो इजोटी में तो होता नहीं है, तो हम पता है क्या करेंगे, हम लेफ्ट की वैल्यू को लेफ्ट में ही रहने देंगे, बस इस नेगेटिव को ना हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ये देखो ये 26 से कितना पीछे है। भाई ये 26 अक्षर से कितना पीछे है, सर ये 26 से 10 पीछे है। ये 26 से कितना पीछे है, 10। तो बेसिकली ये 16वां अक्षर आ गया। और 16वां अक्षर क्या होता है, 15 ओ होता है, 15 के बाद 16, ओ के बाद आ गया पी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड, पता है क्यों कंफ्यूज्ड हो गए, वो कंफ्यूज्ड इसीलिए हो गए क्योंकि सर अभी तक तो आप 27 में से माइनस कर रहे थे, अब अचानक से 26 में से क्यों घटा दिया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 27 में से पता है हम कब माइनस करते थे, 27 में से हम तब माइनस करते थे जब हमें पोजीशन राइट हैंड से पता है और वही पोजीशन हम लेफ्ट हैंड से निकालेंगे, तो टोटल अगर 26 अक्षर हैं तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे, है ना। अगर राइट से 10th लेटर है और इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल +1 में से घटाएंगे। तो 27 में से हम तब माइनस कर रहे थे जब हम लेफ्ट की पोजीशन राइट में कन्वर्ट करते हैं या राइट की पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो वहां पर टोटल +1 का कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन यहां पर हम लेफ्ट की पोजीशन को राइट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने लेफ्ट की पोजीशन को लेफ्ट में ही लिखा है। बस हम क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम आंसर दे सके। तो हमें क्या देखना है कि ये जो नेगेटिव है, तो 26 से कितना नेगेटिव है, 10। तो 26 - 10 16, तो 16वां अक्षर आ गया डायरेक्ट पी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को प्रूव करता हूं, जैसे लेफ्ट से बताओ -2 क्या है, लेफ्ट से -3 क्या है, लेफ्ट से -1 क्या है, और लेफ्ट से 0 क्या है। आप इसको मत देखो, है ना, इस चीज को मत देखो, डायरेक्ट इस कंसेप्ट का यूज करो। सर 26 से कितना पीछे है, 2, तो 26 - 2 24। 26 से कितना पीछे है, 3, 26 - 3 23। 26 से कितना पीछे है, 26 - 1 25। 26 से कितना पीछे है, 0, 26 - 0 26। अब ये पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट हो गए, अब आप आंसर दे सकते हो। 24वां अक्षर क्या होता है, x, 23 होता है w, 25 होता है y, 26 होता है z। अब आप प्रूफ करो, ये चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो हमने लेफ्ट की वैल्यू को लेफ्ट में ही रहने दिया है, बस इतना किया है, हमने ये चेक किया कि 26 से कितना पीछे है, हमने लेफ्ट की वैल्यू को लेफ्ट में ही रहने दिया। ठीक है, हाँ जी, लेफ्ट की वैल्यू को लेफ्ट में ही रहने दिया है। आपका बैच कब आएगा? मेरे भाई ये रीजनिंग स्पेशल 60 बैच है, नया बैच है और आज ही इस बैच का पहला दिन है। ठीक है जी, ये नया ही बैच है। आप कहां से आए हो भाई? हाँ, चलिए तो दोबारा से मेरे साथ सारी की सारी चीजें को रिपीट करो जो इस बैच में हमने पढ़ी है, मतलब इस बैच इन द सेंस इस आज की क्लास में हमने पढ़ा, फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप सभी बच्चे रिपीट करेंगे। पोजीशन सेम आने पर, अरे बोलो, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। ठीक है दोस्त, हाँ जी। इफ इन केस अगर हमारा राइट हैंड से कोई लेटर पता चले तो हम उसकी पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। टोटल 26 है तो 27 में से घटाकर। लेकिन इसके चलते हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा, एक अपवाद पढ़ा, जब हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो अगर वो लेफ्ट से नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 26 से कितना पीछे है ताकि हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। तो 26 से 10 पीछे है, 26 - 10 16, तो एग्जैक्टली ये 16वां अक्षर है। 15 होता है
ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी, तो पी इज द राइट आंसर, पी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट्स होंगे, पता है क्या डाउट्स होंगे? सर अगर मान लो राइट से नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, है ना, डाउट्स है ना। तो आपके सारे डाउट्स दूर होंगे, बट हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 को ही सॉल्व करो, ओनली क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस हो गया 7। देखो हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे से माइनस करते हैं, 7 माइनस 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहां से? बाएं छोर से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 माइनस 15 माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो बेसिकली हमें ना लेफ्ट हैंड से माइनस का 8, यानी कि बाएं छोर से माइनस का 8वां अक्षर काउंट करना है, बाएं छोर से माइनस का 8। अब माइनस का 8 अक्षर तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान लेंगे कि ए के पीछे एक सीरीज लग रही है, इस टाइप की सीरीज लग रही है ए के पीछे। तो हम क्या देखेंगे, 26 से कितना पीछे है? 8, 26 माइनस 8 18, तो बेसिकली ये 18वां अक्षर है। और 18 लेटर क्या होता है? 18 19 20, आर एस टी, तो आर इज द राइट आंसर, आर इज द राइट आंसर। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं जनाब? डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 15 और 15 30, 30वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 15 प्लस 15 30, 30th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। 30th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। फिर से फंस गए हम, बाएं से 30वां अक्षर। सर 30 अक्षर तो होते ही नहीं है, सर कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हो आप, सारे एक्सेप्शनल केस हैं ये तो। सर 30वां अक्षर तो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 26 ही अक्षर होते हैं। 30वां अक्षर कहां से काउंट करें सर, क्या बात कर रहे हो? तो भाई अगर 30वां अक्षर है तो इसका मतलब पता है क्या है कि Z के बाद भी एक सीरीज दोबारा से हमने लगा दी, और ये 26 है तो ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है, और ये 30वां अक्षर है। इसका मतलब ये तो लेफ्ट से 30th। अब लेफ्ट से 30th को एग्जैक्टली बताओगे कैसे? जैसे लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू को हमने देखा था कि 26 से कितना पीछे है, अब हमें पता है क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये 26 से कितना आगे है। तो भैया ये 26 से कितना आगे है? ये 26 से 4 आगे है, तो ये चौथा लेटर है। चौथा लेटर क्या होता है? डी। तो हमने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? लेफ्ट से नेगेटिव को हमने देखा कि 26 से कितना पीछे है, और लेफ्ट से पॉजिटिव को हमने देखा कि 26 से कितना आगे है। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। जैसे लेफ्ट से माइनस का 10th और लेफ्ट से बताओ आप 36, तो हम देखेंगे 26 से कितना पीछे है? 26 से 10 पीछे है, 26 माइनस 10 16, और ये 26 से कितना आगे है? 26 से 10 आगे है, तो 26 और 10 36। ये हो गया पी और ये हो गया जे, ये हो गया पी और ये हो गया जे, तो जे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस एग्जाम में बन सकता है जब लेफ्ट से नेगेटिव या लेफ्ट से मोर देन 26 वैल्यू हमारी निकल कर आ जाए, जो कि एक्चुअली अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में भी हम आंसर देने के काबिल हैं, आंसर दे सकते हैं। अब आप लोगों को डाउट होगा कुछ बच्चों को, सर अगर गलती से यही पोजीशन राइट हैंड से आ जाए तो क्या करोगे? सर अगर राइट से नेगेटिव आ जाए या राइट से मोर देन 26 आ जाए, है ना? सर अब समझ आया आप क्यों बोलते हो विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा अभी तो 1 घंटे की शुरुआत हुई है, अभी तो एग्जैक्टली 1 घंटा भी नहीं हुआ, है ना। शुरू के 15-20 मिनट तो बस मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी थी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। मतलब एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो हमें लगभग 40-50 मिनट्स हुए हैं आपको पढ़ाए हुए। अभी तो सोचो आप कितना पढ़ोगे, ठीक है, तब जाके आपको समझ आएगा कि हम क्यों कहते हैं रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा? दोनों ही पोजीशन क्या है बाबू? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 16 और 17 33, 16 और 17 33, 33वां अक्षर कहां से? बाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 16 और 17 30,
33, 16 प्लस 17 33, 33 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब देखो भैया बाएं से 33वां अक्षर तो कुछ होता ही नहीं है, बाएं से 33वां अक्षर कुछ नहीं होता, तो हमें पता है क्या चेक करना पड़ेगा, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है? सर ये 26 से 7 एक्स्ट्रा है, 7, और 7वां अक्षर क्या होता है? 7, G7 है ना। 26 से कितना एक्स्ट्रा है? 7। और अगर अगर मैंने आप लोगों को, देखो ट्रिक्स बताना एक अलग चीज है, लेकिन कंसेप्ट के साथ ट्रिक बताना एक अलग बात है। तो अगर आपने मेरी ट्रिक विद कंसेप्ट सीखी है तो आप 100% इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे, 100%। देखो दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से, 5 माइनस 15, 5 माइनस 15 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से? दाएं छोर से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 5 माइनस 15 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से? फ्रॉम राइट हैंड। तो भैया राइट हैंड से राइट हैंड से राइट हैंड से राइट हैंड से माइनस का राइट हैंड से माइनस का 10th काउंट करना है, ठीक है। अब राइट से माइनस का 10th कैसे काउंट करें? तो देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और वो दोनों ही मेथड आप ऑलरेडी जानते हो। पता है क्या? या तो आप इस राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, 27 में से घटाकर, माइनस 27 माइनस माइनस 10, या फिर आप एक काम करो, राइट की वैल्यू को राइट में ही रहने दो, और आप ये देखो 26 से कितना पीछे है। जैसे हमने लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में ही रहने दी ना, ऐसे ही आप देखो राइट की वैल्यू राइट में ही रहने दो। ये मैंने आपको दो हिंट दी है, मैंने आपको दो हिंट दी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। या तो आप राइट की वैल्यू को राइट में ही रहने दो, है ना, या फिर आप क्या करो, राइट की वैल्यू को पहले से ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। ये दो हिंट है, और ये दोनों ही कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ये दोनों ही ट्रिक आपको बहुत अच्छे से आती है, दोनों ही ट्रिक आपको बहुत अच्छे से आती है। राइट की वैल्यू राइट में रहने दे, तो बेटा 26 से कितना पीछे है? 10, 26 माइनस 10 16। अच्छा राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, कैसे? 27 में से घटाओ माइनस 10 को, माइनस 10 का मतलब क्या है? 27 और 10 37। और बेटा इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। अब आप ये बताओ पीछे से 16वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? अबे पीछे से 16वां अक्षर क्या होता है? जेड से 16वां अक्षर, जो ए से कितना दूर है? 27 माइनस 16 11। एक्चुअल में ये लेफ्ट से 27 माइनस 16 11वां अक्षर है ना, तो 10 11 जे के, तो के इज द राइट आंसर। और बेटा ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है? सर ये 26 से 11 ही तो एक्स्ट्रा है, और 11वां अक्षर क्या होगा? जे के, है ना। हाँ जी, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो अगर आपकी वैल्यू राइट से नेगेटिव आ रही है, अगर आपकी वैल्यू राइट से नेगेटिव आ रही है, तो आपको क्या करना है? या तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो तो भी डायरेक्ट आंसर आ गया, या फिर राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो तो भी डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी, चलिए नोट डाउन कर लो भाई। जैसे लेफ्ट से नेगेटिव को नेगेटिव लिखा, तो 26 से कितना पीछे था? 10। भाई 26 से 10 पीछे है, तो ये एग्जैक्टली 16वां अक्षर है राइट हैंड से। अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से 16वां अक्षर क्या होगा? जेड से 16th लेटर। ये तो पहले भी क्वेश्चन बना चुके हो आप, है ना। ए से कितना दूर है? 27 माइनस 16 11 11। ए से 11वां अक्षर क्या होता है? 10 11 जे के इज द राइट आंसर। ठीक, हाँ जी। अरे कितनी बार रिपीट करें यार, कर तो दिया यार रिपीट, बार बार रिपीट ही कर रहा हूं आपके कहने पे, है। कर लो नोट, गहरी सांस लो एक, ऐसे करके रिलैक्स हो जाओ। अब नोट डाउन करो, ठीक है। अब अच्छा से समझ आएगा आपको। पानी पी लो एक गिलास। हम्म। तो मेरे भाई, मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट ले लूं। आज की क्लास में जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं मैं आपका, ठीक है। चलिए तो भाई मेरे साथ जोर जोर से बोलो, मेरे साथ जोर जोर से बोलो, सेम आने पर बोलो,
सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे माइनस पीछे से करेंगे। अगर गलती से अगर हमें कोई लेटर राइट हैंड से पता चला तो हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे 27 में से घटाकर, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं डायरेक्ट लेटर, आप डायरेक्ट आंसर देना। बताओ लेफ्ट से 7th क्या है, लेफ्ट से 13th क्या है, लेफ्ट से 23rd क्या है, डायरेक्ट आंसर दो डायरेक्ट। राइट से 10th क्या है, राइट से 17th क्या है, राइट से राइट से 15th लेटर क्या है। जल्दी से डायरेक्ट आंसर दो, देखते हैं इजोटी को आप भूले हो या नहीं भूले। मैंने गारंटी ली थी कि मैं इजोटी को भुला दूंगा। इजोटी कोई फॉर्मूला नहीं है। जब आप 10 मिनट की पैराग्राफ राइटिंग अपने घर पे करोगे ना, उसके बाद तो इजोटी को परमानेंट भूल जाओगे। और अभी तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने आज शुरू किया है, सिर्फ शुरू ही किया है, और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जी हाँ सर, लेटर के प्लेस हमारे दिमाग में छप गए। ठीक है, लेफ्ट से -3rd, लेफ्ट से -4th, लेफ्ट से -10th, है ना, लेफ्ट से 28, लेफ्ट से 35, लेफ्ट से 54, और राइट से -5th, और राइट से -10th। डायरेक्ट आंसर देने हैं आपको, डायरेक्ट आंसर देने हैं, डायरेक्ट, है ना, फटाफट फटाफट डायरेक्ट आंसर दो। सर 7वां अक्षर है ये, तो 7वां G7, 13 एम बेटा 13 की पोजीशन देता है। 23 विद डब्ल्यू के अंदर 23 छुपा हुआ है। अब देखो पीछे से 10वां है, टोटल 26 अक्षर हैं, तो 27 - 10 17, 27 - 10 17, तो ये आगे से 17 है। 17वां अक्षर क्या है, 15 16 17, OPQ, है ना। पीछे से 17 तो आगे से कितना दूर है, 27 - 17 11, 27 - 17 10, सॉरी 27 - 17 10, तो ये आगे से 10वां अक्षर है। इजोटी में दे जे 10वां अक्षर होता है। 27 - 15 12, तो ये आगे से 12वां अक्षर है। 10 11 12 JKL। तो यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। पहले हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, फिर हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है। अच्छा, लेफ्ट से माइनस का थर्ड, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। 26 से कितना पीछे है, 3, 26 से 3 पीछे, 26 - 3 23, तो एक्चुअली 23। 26 से कितना पीछे है, 4 22, 26 से कितना पीछे है, 10, 26 - 10 16, तो 23 W, 22 V और 15 16 OP। तो पहले हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ जी। 26 से कितना आगे है, 2, 26 से कितना आगे है, 26 से कितना आगे है, 9। अच्छा, ये 26 से कितना आगे है, सर ये 26 से तो बहुत आगे है। तो आप 26 की साइकिल बना लो बेटा। इस लाइव क्लास को आप पूरे दिन में कितनी भी बार देखो, पूरे दिन क्या, 1 साल तक कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। बताओ 26 की साइकिल बना लो। सर 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, उससे कितना आगे है, 2 आगे है। अगर 26 से बहुत ज्यादा है तो 26 की साइकिल बना लो। तो बेटा दूसरा हो गया B, ये हो गया I, ये हो गया B। उसके बाद हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा। पहले हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, फिर हमने ये वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने ये वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने ये वाले क्वेश्चन किए, और सबसे लास्ट में मैं आपको यहां छोड़ के जा रहा हूं। इसका आप रिवीजन दोबारा से कर लेना, ठीक है दोस्त। तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, ठीक 4 बजे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये था रीजनिंग स्पेशल 60 बैच, जो आज से ही शुरू हुआ है। आज इस बैच में आप लोगों का पहला दिन था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जैसा सुना होगा मेरे बारे में, वैसा पाया भी होगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, गुड नाइट, बाय बाय। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू, गुड बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।